मोस्टली हम जब सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ अ वन टाइम थिंग कि भाई बुखार आया, दवाई ले ली, ठीक हो गया, कोई सर्जरी करवाई, उससे रिकवर हो गए, ठीक हो गए। पर कैंसर की ट्रीटमेंट जर्नी लंबी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है और बार बार उसमें फॉलोअप्स की, इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ क्रॉनिक डिसीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिसमें हम बार बार चेकअप करवाते रहते हैं। वैसे कैंसर की ट्रीटमेंट के भी कई पड़ाव होते हैं और उसके बाद रेगुलर फॉलोअप्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी पेशेंट जब हेड एंड नेक कैंसर से डायग्नोस होता है तो सबसे पहले डर की एक फीलिंग आती है और वो डर होता है फियर ऑफ द अननोन। आगे क्या होगा, डायग्नोसिस के बाद किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, मुझे कहाँ दिखाने जाना होगा, कितनी बार दिखाना पड़ेगा, क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगे, बायोप्सी करेंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा, सीटी स्कैन एक काफ़ी है या दूसरा कराना है, पेट स्कैन की ज़रूरत है या नहीं है, सर्जरी करनी है तो कैसे करनी है, फेस पे स्कार आएगा नहीं आएगा, मैं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, सर्जरी के बाद कितने दिनों में मैं खाना खा पाऊँगा या कितने दिनों में मैं सही से बोल पाऊँगा, कब मैं काम पे वापस जा सकूँगा, मेरा कोई सोशल फैमिली का कमिटमेंट है वो मैं फुलफ़िल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये सारे क्वेश्चंस एक साथ वो फ्लैश ऑफ द मोमेंट में पेशेंट के दिमाग में आ जाते हैं कि अब कैंसर के डायग्नोसिस के बाद क्या। तो आज हम बात करेंगे एक कैंसर पेशेंट की जर्नी के बारे में कि जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है उससे लेके ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद वो जर्नी कैसे शेप अप होती है, जिससे कि आपको थोड़ा इंसाइट मिले उस जर्नी में। और कभी अगर आपके किसी रिलेटिव को या आपके किसी जानने पहचानने वाले को कैंसर का डायग्नोस हो तो आप उसको एक सही दिशा में गाइड कर सको और वो फियर ऑफ द अननोन वाला कंपोनेंट जो है उसको हम निकाल सके। कैंसर का पेशेंट जब भी डायग्नोस होता है, ओरल कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर की अगर बात करें तो उसमें दो बेसिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। बायोप्सी, जिसमें हम कैंसर की बीमारी में से टुकड़ा लेके उसको लैब में टेस्ट करते हैं और प्रूव करते हैं कैंसर है या नहीं, और सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट सीटी स्कैन जैसे किसी इमेजिंग मोडालिटी से उसका विस्तार या कैंसर की बीमारी का स्टेज डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों रिपोर्ट लेके जब आप हमारी क्लिनिक में आते हैं तो यूजुअली हम एक जॉइंट क्लिनिक रन करते हैं हेड एंड नेक कैंसर क्लिनिक के नाम से, जहां हमारे चारों या जितने पॉसिबल हो उतने एक्सपर्ट सर्जन्स एक साथ बैठ के आपकी फाइल को, आपकी हिस्ट्री को, आपको और कोई मेडिकल कंडीशंस है या नहीं, और कोई टैबलेट्स चल रही है, पहले कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, तो उन सब चीज़ों को इवेल्युएट करके आपका एक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। और बीइंग अ सर्जन आपका ट्रीटमेंट प्लान में अकेला डिसाइड नहीं कर सकता, बिकॉज कैंसर के ट्रीटमेंट में डे इन डे आउट काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं। किसी किसी पेशेंट में कीमोथेरेपी पहले देने से फ़ायदा होता है, आजकल इम्यूनोथेरेपी का भी काफ़ी रोल आता है। तो जब भी हम आपकी पूरी फाइल डिस्कस करते हैं उसके बाद हम उस फाइल को मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं, जिसमें सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सपोर्ट सर्विसेज के डॉक्टर्स, वो सारे मिलके आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या है उस बारे में एक कॉमन ओपिनियन बना के फिर आपको वो ओपिनियन कन्वे किया जाता है। जैसे कि उस रिपोर्ट को रिव्यू करके हमें पता चला कि इस पेशेंट के लिए सर्जरी पहले करना सबसे बेस्ट है, तो फिर हमारी बारी आती है सर्जिकल काउंसलिंग के लिए, यानी कि सर्जरी से पहले काउंसलिंग जो हम पेशेंट की करते हैं कि सर्जरी किस तरीके से की जाएगी, सर्जरी की ज़रूरत क्या है और सर्जरी के बाद रिकवरी के फेजेस कैसे रहेंगे। यूजुअली ओरल कैंसर की जब भी सर्जरी हम करते हैं तो उसके लिए एक हमारी गाइडलाइन कहती है कि रैंडमली एक 1 से 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके, यानी कि कुछ मार्जिन रख के हमें बीमारी को निकालना पड़ता है, जिससे कि हम बीमारी को मूल से हटा सके और कैंसर के जो नहीं दिखने वाले सेल्स है वो भी हम उसको जो एलिमिनेट कर सके। तो जब भी मैं मेरे किसी पेशेंट को ओरल कैंसर की सर्जरी के बारे में बताता हूं तो सबसे पहले समझाता हूं कि जो भी छाला या जो भी बीमारी उनके मुंह में है उसको हम 1 से 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हुए, गाइडलाइन को अश्योर करते हुए कैसे निकाल सकते हैं। सर्जरी के दौरान ही हम यूजुअली एक फ्रोजन सेक्शन की जांच करते हैं, जिसमें हम मार्जिन्स को सर्जरी के दौरान ही असेस कर लेते हैं, जिससे अगर कुछ एडिशनल टिश्यू निकालने की ज़रूरत है तो वो भी हम उसी सर्जरी के दौरान निकाल सके और आगे कैंसर की बीमारी का वापस आने का रिस्क जो है उसको कम कर सकते हैं। सर्जरी के काउंसलिंग में सबसे ज़रूरी
बात जो है और पेशेंट के सवाल भी ज़्यादातर उसी पे रहते हैं कि चेहरे पे स्कार आएगा या नहीं आएगा, मैं सर्जरी के बाद कैसा दिखूंगा, सर्जरी के बाद मेरे बोलने में कितना प्रभाव होगा, मैं चलना फिरना कब शुरू कर पाऊंगा, मेरे नाक में नली कितने दिन लगी रहेगी और सर्जरी के बाद मैं काम पे वापस कब जाऊं पाऊंगा या टोटली रिकवर कब हो पाऊंगा। तो इन सारे सवालों का जवाब हम एक एक करके समझते हैं। सर्जरी में स्कार कैसा आएगा, जैसे मैंने बोला कि वो एक मेरा इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता है। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जो हम सर्जरी करते थे उसमें लॉन्गर इंसिजन्स थे, काफ़ी सारा बड़ा फील्ड हमें चाहिए रहता था, एक रेडिकलिटी का अप्रोच कैंसर ट्रीटमेंट में था। पर आजकल हमारा अप्रोच है मेजर्ड रिसेक्शंस का। जैसे मैंने बोला कि जो मार्जिन्स की हमें ज़रूरत है उतने ही मार्जिन के साथ बाकी जो टिश्यूज़ है जिसको हम फंक्शनली बचा सकते हैं उसको बचाते हुए मोटा मोटा ऑलमोस्ट हर केस में हम केवल गले में एक स्कार देके सर्जरी करते हैं, जिससे कि आपके चेहरे पर कोई निशान नहीं आता है। हाँ, जब कैंसर की बीमारी के कारण उस स्किन को असर हो रहा है या मुंह पूरा बंद हो चुका है और बीमारी तक पहुंचने के लिए हमें चेहरे पे निशान की ज़रूरत है, तब हम उससे पीछे भी नहीं हटते। तो यहाँ कोई ऐसा क्लेम नहीं होता कि हर सर्जरी जो है वो गले से की जा सकती है, पर हाँ, मोटा मोटा 10 में से 7 या 8 सर्जरी में हम चेहरे का स्कार अवॉइड करके गले के स्कार से सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास फुल टाइम प्लास्टिक सर्जन की सुविधा अवेलेबल है जो कि माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो जब भी हम गले की गाल की चमड़ी की या मुंह के कैंसर की सर्जरी करते हैं तो मान लो कि उसके साथ साथ हमें तालू की हड्डी को छील के निकालना पड़ा या जबड़े की हड्डी को छील के निकालना पड़ा या फिर गाल की पूरी चमड़ी को निकालना पड़ा अंदर से, तो उस बीमारी को निकालने के बाद वहाँ पे एक गड्ढा बनता है जिसको भरने के लिए हमें एक तरीके से प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें ये माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन पद्धति हमें मदद करती है। माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन में हम हाथ से, जांघ से या पैर से हड्डी लेकर या चमड़ी और मांस का टुकड़ा लेकर उसको यहाँ जहाँ गड्ढा बना है वहाँ भरते हैं और हमारे रिकंस्ट्रक्शन सर्जन उसको गले में बनी हुई खून की नसों के साथ जोड़ते हैं। इट इज़ लाइक अ ट्रांसप्लांट सर्जरी, जिसमें चमड़ी हाथ या जांघ से उठाकर यहाँ लगाई जाती है और खून की नसों के साथ जोड़कर उसको नया ब्लड सप्लाई दिया जाता है, जिससे कि आपका चेहरे का कंटूर, आपकी जॉ लाइन, आपका बोन का अलाइनमेंट या फिर आपकी फ्यूचर डेंटल रिहेबिलिटेशन की पॉसिबिलिटी को जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। तो सर्जरी के 3 हिस्से होते हैं। पहली सर्जरी में बीमारी निकालना, दूसरा हिस्सा कि कोई भी कैंसर का ऐसा नेचर होता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह फैलता है, तो उसके फैलाव के लिए हमारी बॉडी में रेलवे स्टेशन के स्टेशन जैसे स्टेशंस आए हुए होते हैं जिनको हमारी लैंग्वेज में लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो इस बीमारी के जो लिम्फ नोड्स है वो मोटा मोटा सेम साइड की गले की गिल्टियों में होते हैं। तो सर्जरी के दूसरे हिस्से में हमें गले की गिल्टियों की सफाई करनी पड़ती है और उसके बाद जैसे मैंने बोला माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन पद्धति से हम आपके चेहरे को लगभग जैसा है वैसे का वैसा हूबहू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लाइक टू लाइक रिकंस्ट्रक्शन, जिससे कि आपका सर्जरी के बाद का कॉस्मेसिस, आपका फंक्शन, उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें। सर्जरी के बाद के फेज की अगर अपन बात करें तो सर्जरी के बाद लगभग 24 घंटे के लिए हम पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं, जब हम प्लास्टिक सर्जरी को मॉनिटर कर सके, वाइटल पैरामीटर्स पे ध्यान दे सके और पेशेंट सर्जिकली जिस इवेंट में से गुजरा है उस इवेंट में से पूरा रिकवर होने के बाद मोटा मोटा 24 घंटे के बाद हर पेशेंट को रूम में शिफ्ट किया जाता है। सर्जरी के बाद पहले दिन नाक में जो खाने पीने के लिए नली डली होती है उससे हम खाना पीना शुरू करते हैं, साथ ही में मुंह से भी खाना पीना शुरू किया जाता है। हमारे पास डेडिकेटेड हेड एंड नेक नर्स, डेडिकेटेड फिजियोथेरापिस्ट, डेडिकेटेड डाइटिशियन की टीम है जो पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 यानी कि सर्जरी के दिन की दूसरी सुबह, सर्जरी के दिन के दूसरे दिन की सुबह आपके पास आके आपके रिकवरी का एक जॉइंट प्लान तैयार करते हैं और आपके केयर गिवर्स के साथ मिलके आपकी रिकवरी को अश्योर करते हैं। तो डाइटिशियन एक डाइट चार्ट प्रिस्क्राइब करती है आपके नीड्स के अकॉर्डिंग। फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर जो है वो आपको किस तरीके की एक्सरसाइज कैसे करनी है वो सब समझाती हैं और हमारी जो डेडिकेटेड हेड एंड नेक नर्स है वो आपको ओरल केयर, ओरल हाइजीन का ध्यान कैसे रखना है, खाना पीना कैसे शुरू करेंगे, चलना फिरना कैसे शुरू कर पाएंगे, उस बारे में नॉलेज देके उसमें साथ रहती है। तो पहले दिन मोटा मोटा हर पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है,
नाक की नली से खाना पीना शुरू होता है। मुंह से भी हम पहले दिन पानी, दूसरे दिन पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, तीसरे दिन दूसरे लिक्विड्स, मोटा मोटा 5 से 7 दिन के बीच में हमारे हर पेशेंट ट्यूब्स निकाल कर मुंह से लिक्विड्स और सॉफ्ट डाइट के साथ घर जाते हैं। डिस्चार्ज के बाद उस समय दी गई मेडिसिन्स, उसके साथ साथ अगेन फिजियोथेरेपी और डाइटेटिक्स के इंस्ट्रक्शंस जो हैं, नर्सिंग केयर के जो इंस्ट्रक्शंस है, वो केयर गिवर्स को और पेशेंट को डिटेल में हमारी डेडिकेटेड टीम के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है और फॉलोअप डेट के बारे में जानकारी दी जाती है। यूजुअली सर्जरी के बाद पहले हफ्ते में 2 बार, दूसरे हफ्ते में 2 बार और तीसरे हफ्ते में 1 बार ये ऑन एन एवरेज ड्रेसिंग और हमें दिखाने के लिए फॉलोअप रहता है, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि एक पेशेंट मेरे लिए सिर्फ एक सर्जिकल कैंडिडेट बन के रह जाए। मेरा जो एक्चुअल काम है, जो जिम्मेदारी है, वो सर्जरी के बाद भी जारी रहती है कि पेशेंट अपने नॉर्मल स्टेट में वापस जा रहा है कि नहीं, उसका स्पीच स्वॉलोइंग की रिकवरी ऑप्टिमल स्टेट में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, जो प्लास्टिक सर्जरी हमने बनाई है, जो प्लास्टिक सर्जरी हमने ज्वाइन की है, उसके टाँके ठीक है या नहीं है, पेशेंट ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें हम फॉलोअप विजिट्स में देखते हैं। सर्जरी के बाद लगभग 10 एक दिन बाद एक हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें हमने सर्जरी में जो भी बीमारी निकाल के भेजी है उसका एक डिटेल्ड रिव्यू हमें मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कैंसर की एग्जैक्ट स्टेज के बारे में। और उसी स्टेज के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को आगे रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं, कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं, या फिर पेशेंट को केवल ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे, पर एक बार ये ट्रीटमेंट का एक फेज खत्म हो गया, उसके बाद क्या? जैसे मैंने बोला, कैंसर अब डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसा एक क्रॉनिक डिसीज बन चुका है, और इसीलिए जब भी कैंसर का पेशेंट ट्रीट हो जाता है या ठीक हो जाता है, सर्जरी के बाद भी उसके लिए रेगुलर फॉलोअप्स उतने ही मैंडेटरी है। तो यूजुअली हम सर्जरी के बाद पहले साल में हर 3 महीने पे, दूसरे साल में हर 4 महीने पे और 2 साल बाद हर 6 महीने पे पेशेंट को हमसे मिलने के लिए या हमारे से सलाह मशवरा करने के लिए बुलाते हैं। उसके 2 पहलू हैं। पहला कि कोई भी अगर कैंसर के रिकरेंस के साइन है तो हम उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर सके, और दूसरा है सर्वाइवरशिप केयर, जिस पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, जिसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हम हद से ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे हम अश्योर कर सके कि जिस पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया था वो अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने फंक्शन के साथ, अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ को कैरी आउट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये था शॉर्ट में पेशेंट की ट्रीटमेंट जर्नी हमारे पास आने से लेके ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद के फॉलोअप तक, ताकि आगे से जब भी आपको किसी ओरल कैंसर या कोई भी कैंसर पेशेंट के बारे में सुनने को मिले तो आप उसको ये फियर ऑफ द अननोन से डराना छोड़कर एक सही राह पे मार्गदर्शित कर सकें।